बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है बीएससी सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आज हम दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो रेजोनेंस इनहिबिशन है। इनहिबिशन का मतलब होता है रोक देना। ये लफ्ज़ इनहिबिट से निकला है। आप किसी चीज़ को रोक दें, रिस्ट्रेन करें, यानी किसी अमल को ना होने देना, रद्द करना, ये इनहिबिशन है। अब रेजोनेंस इनहिबिशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम रेजोनेंस को वाया डीलोकलाइजेशन रोक देते हैं। अब ऐसा कब होता है और क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दो एटम्स के दरमियान पाई क्लाउड की रेजोनेंस हो जाए, तो ये बात आपको अश्योर करवाना होती है कि वो दोनों एटम्स जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर मौजूद हों। अगर वो एटम सेम प्लेन में नहीं होंगे तो रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस मुमकिन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के साथ, बल्कि मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके दूसरा मॉलिक्यूल मैंने बनाया, और इसकी मदद से मैं आप पे ये साबित करूँगा कि किस तरह हम रेजोनेंस को इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कुछ एटम्स को आउट ऑफ प्लेन हम ले जाएंगे, यानी उसके प्लेन में नहीं रहने देंगे पहले एटम के, और जब तक दो एटम एक सेम प्लेन में नहीं होंगे तो रेजोनेंस होना मुमकिन नहीं होगा। मेरे पास एग्जांपल है डाई मिथाइल एनिलीन की। ये है जी डाई मिथाइल एनिलीन। वैसे एनिलीन में ये दोनों हाइड्रोजन होते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे मिथाइल से तो ये डाई मिथाइल एनिलीन बन जाता है। डाई मिथाइल एनिलीन में ये जो पेयर होता है ये अंदर डोनेट करता है इधर, और ये ऐसे, और ये जो डीलोकलाइजेशन का सिलसिला जारी रहता है, और इस पूरी डीलोकलाइजेशन से हम ओवरऑल कह सकते हैं कि एक रेजोनेंस क्रिएट हो रही है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। इस नाइट्रोजन से इस पेयर का, अनशेयर्ड पेयर का नीचे आना इस बात की दलील है कि ये कार्बन जो ये जो पोर्शन है सारा ये एक ही प्लेन के अंदर मौजूद है। इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो इन स्पेस ये जो दो बल्की ग्रुप्स होंगे ये एक दूसरे को स्टेरिकली हिंडर करेंगे। दो बल्की ग्रुप एक दूसरे को स्टेरिकली हिंडर करेंगे। स्टेरिकली हिंडर करने का मतलब ये होगा नीचे वाले CH3 ऊपर वाले CH3 को उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स की वजह से रिपेल कर देते हैं। जैसे ही ये इन दोनों को रिपेल करेंगे, इस तरह की रिपल्शन को हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। हिंड्रेंस रुकावट को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिकली हिंडर्ड जो इसके एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इतना ज़ोर से रिपल्शन होगा कि ये जो पूरा पोर्शन है ऊपर वाला ये नीचे वाले मॉलिक्यूल के एतबार से आउटर प्लेन चला जाएगा। यानी हम उसे धक्का लगाते हैं तो ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो आउटर प्लेन चला जाएगा, और जैसे ही आउटर प्लेन चला जाएगा तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड का नीचे आना मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि प्लेनैरिटी नहीं रही। जब प्लेनैरिटी नहीं होगी तो अंदर की तरफ डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, और जब डीलोकलाइजेशन नहीं होगी तो रेजोनेंस नहीं होगी। सो दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड रेजोनेंस इनहिबिशन। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो रेजोनेंस इनहिबिशन हुई है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से हुई है। स्टेरिक हिंड्रेंस में दो बल्की ग्रुप्स ने एक दूसरे को दफ़ा किया, रिपेल किया। अल्टीमेटली जो ऊपर का पोर्शन था वो आउट ऑफ प्लेन गया,
और जब आउट ऑफ प्लेन दो चीज़ें होती हैं उनमें डीलोकेलाइजेशन मुमकिन नहीं होती, तो अल्टीमेटली रेजोनेंस भी मुमकिन नहीं होगी। सो ये हमारा टॉपिक था रेजोनेंस इनहिबिशन का, छोटा सा टॉपिक था, एक एग्जांपल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और अक्सर एग्ज़ाम्स में भी ये रिपीट होता है। हाइपर कंजुगेशन क्या है? हम जितना भी डीलोकेलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दर हकीकत हम कंजुगेशन की ही बात कर रहे हैं। डबल बॉन्ड अंदर आता है, वो वाला डबल बॉन्ड आगे चला जाता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन क्या है? रेजोनेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो पाई से पाई क्लाउड या पाई से पी ऑर्बिटल की तरफ डीलोकेलाइजेशन है या कंजुगेशन है। लेकिन इस कंजुगेशन को हाइपर कंजुगेशन होने के लिए एक अजीब सा फिनोमिना चाहिए कि अब के बार पाई क्लाउड पाई पे ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि सिग्मा क्लाउड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ये काम करेंगे जो कि एक पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे। तो जब सिग्मा क्लाउड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इतने एक्टिवेट हो जाएं कि वो डीलोकेलाइज कर जाएं, तो ऐसे को आप कंजुगेशन की बजाय हाइपर कंजुगेशन बोलें। यानी हाइपर कंजुगेशन में एक सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो डीलोकेलाइज करता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाइपर कंजुगेशन इज अ डीलोकेलाइजेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। मेरे पास प्रोपाइलिन का मॉलिक्यूल है जिसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। मैंने CH3 में 3 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह लिखे हैं ताकि मैं शफलिंग को आसानी से समझा पाऊँ। ये प्रोपीन 1 प्रोपीन या प्रोपाइलिन कंपाउंड है। इसमें गौर से अगर देखें, यहाँ पे आपको पाई क्लाउड नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये जो कार्बन है इसके तमाम हाइड्रोजन के साथ ये जो C2H बॉन्ड है, C2H बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे कुछ इस तरह मुमकिन हो पाता है कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और ये यहाँ पे। तो इस तरह सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट हो जाना और पाई के साथ कंजुगेट कर जाना, इट इज़ कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। यानी जिसमें यहाँ पे देखें ना, पाई क्लाउड के साथ कंजुगेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड ने कंजुगेट किया, सिग्मा बॉन्ड ने कंजुगेट किया पाई के साथ। सो इट इज़ हाइपर कंजुगेशन, नॉट अ सिंगल कंजुगेशन, इट इज़ अ हाइपर कंजुगेशन। सो अब ये यहाँ पे बॉन्ड देने के बाद हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हाइड्रोजन इस कार्बन को छोड़ेगा नहीं, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये हाइड्रोजन इसको छोड़ के नहीं जाता। इसलिए हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, बिकॉज देयर इज अ नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन इज स्टिल इंटैक्ट विद द कार्बन and it has no intention to leave that carbon. Why? वजह ये है कि इसको ये उम्मीद है कि किसी वक्त फिर ये क्लाउड रेजोनेट करेगा और मुझे मेरा बॉन्ड वापस मिल जाएगा। पर ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हाइड्रोजन इससे पहले कि जाने के बारे में सोचे, रेजोनेंस फिर होती है और ये इसको वापस मिल जाता है। ये प्रोसेस जारी रहता है, पहले इस हाइड्रोजन के साथ फिर अगला वाला कर जाता है, फिर उससे अगला कर जाता है, ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये बगैर किसी बॉन्ड के इस कार्बन का हिस्सा रहता है, ये H पॉजिटिव। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। कोई बॉन्ड नहीं होता कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, फिर भी ये इंटैक्ट रहता है। दर हकीकत हाइपर कंजुगेशन जो है ये इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान आयोनिक करैक्टर को डेवलप करता है। यानी हाइपर कंजुगेशन इस कार्बन को ये यकीन दिलाता है कि ये जो इस तुम्हारे दरमियान जो बॉन्ड है ना, उसका ज़्यादातर क्लाउड तुम्हारी मलकियत है। ऐसे में ये कार्बन इस स्टेटस को एंजॉय करता है। गौर करें, ये कार्बन समझता है कि नेगेटिव चार्ज मेरे ऊपर है और ये हाइड्रोजन ऊपर है, और ये कार्बन हक रखता है कि किसी वक्त भी ये क्लाउड इधर चला जाएगा और ये इधर। अल्टीमेटली ये कार्बन एक
पहले की निस्बत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का होना उस चीज़ को फील करता है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। सो आयोनिक करेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इंक्रीजेज इन फॉर्म ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की सूरत में इन दोनों में जो आयोनिक करेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप होता हुआ हमें महसूस होता है। सो मैंने बताया ये H पॉजिटिव लीव नहीं करेगा इस कार्बन को, और अभी मैंने बताया हाइपर कंजुगेशन इंक्रीजेज आयोनिक करेक्टर बिटवीन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इस कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की आयोनिक करेक्टर जो है उसको इंक्रीज करता है। अब सिंपल कंजुगेशन में, सिंपल डीलोकेलाइजेशन में और रेजोनेंस में पाई क्लाउड इज ट्रांसफर्ड टू द पाई क्लाउड। पाई क्लाउड मेक अ कंजुगेशन विद द पाई क्लाउड, सॉरी पाई ट्रांसफर टू द सिग्मा, देन अगेन द नेक्स्ट पाई शफल टू अनदर सिग्मा। रेजोनेंस में एक पाई सिग्मा पे जाता है, उससे अगला पाई अगले सिग्मा पे जाता है और ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन ये जो इस तरह की डीलोकेलाइजेशन हाइपर कंजुगेशन में है जिसमें सिग्मा टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन होती है या कंजुगेशन होती है, ये इतनी डीलोकेलाइज नहीं होती जितनी पाई टू पाई होती है, यानी पाई टू पाई या पाई टू पी ऑर्बिटल। कहने का मतलब जो डीलोकेलाइजेशन फ्रॉम सिग्मा टू पाई और पी ऑर्बिटल इट इज़ लेस दैन द डीलोकेलाइजेशन इन पाई टू पाई। मतलब ये हाइपर कंजुगेशन के अंदर सिलसिला है, ये रेजोनेंस के अंदर। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो डीलोकेलाइजेशन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू डीलोकेलाइजेशन इन पाई क्लाउड। पाई बॉन्ड्स में या रेजोनेंस में ज़्यादा डीलोकेलाइजेशन होती है और सिग्मा में कम होती है। सो हाइपर कंजुगेशन में इतना ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड डीलोकेलाइज नहीं कर पाता जितना रेजोनेंस में एक पाई के ऊपर करता है। अप्रॉक्सीमेटली 10% कम है हाइपर कंजुगेशन में, फिर भी काफ़ी ज़्यादा है डीलोकेलाइजेशन। अब मैं यहाँ पे दो एविडेंसेस देने जा रहा हूँ। दो एविडेंस दूंगा मैं हाइपर कंजुगेशन के। प्रोपीन की अगर मैं बात करूं तो याद रखिए हमने अब तक ये स्टडी किया है कि सिंगल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, लेकिन CH3 से C तक का जो बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, लेंथ इसकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए नॉर्मली, बट इट इज़ 1.46 एंगस्ट्रॉम। नॉर्मल से कम होने का मतलब ये है कि किसी वक्त भी जिस बॉन्ड को मैं सिग्मा कंसिडर कर रहा हूँ ये किसी वक्त भी हाइपर कंजुगेशन से डबल हो जाता है। So this bond has a mix-up effect of single and double bond due to hyperconjugation. Ultimately मैं ये बोलूँगा इसकी लेंथ 1.54 नहीं और डबल बॉन्ड की 1.33 होती है, वो भी नहीं, ये थोड़ी बीच में है 1.46 एंगस्ट्रॉम। यानी दिस सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन enjoys the status of a single as well as the double due to the hyperconjugation। इस वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 जो कि प्योर सिंगल बॉन्ड की है वो नहीं होती 1.46। इस बात की निशानी है हाइपर कंजुगेशन मौजूद है, जो कि यहाँ से सिग्मा से होती हुई पाई के साथ होती है कंजुगेशन। दूसरा एविडेंस मैं यहाँ पे दूंगा। मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक मेरे पास नॉर्मल ब्यूटीन है, एक मेरे पास आइसोब्यूटीन है। CH2C CH3 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 CH2 CH and double bond CH2। This is a normal butene, this is isobutene। इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो पहला कार्बन कनेक्ट होता है इसको आप अल्फा कार्बन कहते हैं। इधर ये अल्फा कार्बन है, तो इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ अटैच इधर दो अल्फा कार्बन है, दिस वन एंड दिस वन, देयर आर टू अल्फा कार्बन। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं आइसोब्यूटीन इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल ब्यूटीन। ऐसा क्यों है? आइसोब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल क्यों है और ये लेस स्टेबल क्यों है? रिमेंबर दैट रेजोनेंस पढ़ते हुए हमने ये बात पढ़ी थी, जिस स्ट्रक्चर की कैनोनिकल फॉर्म्स ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इसकी कैनोनिकल फॉर्म ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्यूटीन। वजह अल्फ़ा कार्बन पे मौजूद जो हाइड्रोजन होते हैं ये कंजुगेट करते होते हैं, हाइपर कंजुगेट। हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती है। तो यहाँ पे सिर्फ दो अल्फा हाइड्रोजन हैं, दिस वन एंड दिस वन। या तो यहाँ से शिफ्ट होगा और ये डबल आगे शिफ्ट हो जाएगा, या यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और डबल आगे शिफ्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो आपको 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। ये भी शिफ्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और इस तरह ये 3। तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 कैनोनिकल फॉर्म्स देते हैं, और ये 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन 2 कैनोनिकल फॉर्म्स देते हैं। सो जो आइसोब्यूटीन है, इट हैज़ more canonical form as compared to the normal butene. Ultimately, this is more stable as compared to this one due to the presence of hyperconjugation. So ये 2 evidences मैंने दिए, जिसमें एक bond length effect और दूसरा stability effect, उससे मैंने hyperconjugation को साबित किया। अब बताते चलूँ, अभी तक हमने एक ऐसी hyperconjugation स्टडी की है जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन मुमकिन है, लेकिन ऐसी hyperconjugation होती है जिसमें कार्बन टू कार्बन भी मुमकिन होती है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब देखें, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन होता था, ये बॉन्ड आगे आता था, लेकिन अब कार्बन का कार्बन के साथ, यानी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। ये इधर आ जाएगा, डबल हो गया ये वाला, ये शिफ्ट होके इधर चला गया और ये बाहर निकल गया और नेगेटिव चार्ज देगा इधर। इसका मतलब कार्बन टू हाइड्रोजन ही नहीं, कार्बन टू कार्बन भी हाइपरकंजुगेशन जो है मुमकिन है। अब एंड पे बताता चलूँ हाइपरकंजुगेशन को लेके एक बात जो हमें सीखना है, ऐसे मॉलिक्यूल जो अपनी ग्राउंड स्टेट में पड़े होते हैं, अगर आप उनकी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे तो आपके पास और बहुत सारे मेथड्स हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में है, चाहे वो इंटरमीडिएट्स की शक्ल में हो, चाहे कार्बोकेटॉइंस की शक्ल में हो, चाहे रेडिकल्स की शक्ल में, ऐसे मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जीज़ को हम हाइपर कंजुगेशन की मदद से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हाइपर कंजुगेशन कैन हेल्प अस इन एस्टिमेटिंग और फाइंडिंग और स्टेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ कार्बोकेटॉइंस, रेडिकल्स और इंटरमीडिएट्स ऑफ मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट। सो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन का टॉपिक ख़त्म हुआ। साथ हमने आज रेजोनेंस इनहिबिशन की बात की। सो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।